अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अल्लाह ताला ने दुनिया में अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो हमारे लिए बनाया गया है, जो आइन है इस दुनिया का, उसमें एक चीज बताई है कि कामयाबी का जो राज है वो सच बोलने में, और मेरी और मेरे रसूल की इताअत करो तुम्हें दुनिया और आखिरत में इज्जत मिलेगी। सेल्स टैक्स को हमने स्टार्ट किया कैफ टू टैक्स प्रैक्टिसेस के लिए सीए में। सीए जो है वो एक कंसिस्टेंट एफर्ट है। सी कंसिस्टेंट, ए फॉर एफर्ट। इसके स्पेलिंग थोड़े से डिफरेंट है, मेहनत भी थोड़ी सी डिफरेंट है। जब कोई शख्स ये कहता है ना यार ये सीए बहुत मुश्किल है, तो उसकी तवज्जो डिफरेंट होती। अगर आप ये सोचेंगे कि यार इसमें मेहनत कुछ ज्यादा है, तो बात समझ आ जाती। अगर आप कहेंगे ना मुश्किल है, तो फिर आपका मोरल जो है ना ये डाउन होगा। लेकिन अगर आप सोचेंगे यार इसमें मेहनत जरा हटके करनी है, मेहनत हटके क्यों करनी है, क्योंकि पैसे इसमें हटके मिलते हैं। सारी सीधी सी बात है ना। जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। फाइन्नमल उसरि युसरा इन्नमल उसरि युसरा। ये अल्लाह ताला ने इस अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये बेसिक बात बता दी हुई है कि इस दुनिया के अंदर आप कहें जी या अल्लाह इसराइल को तबाह कर दे, अल्लाह ने अपने मॉडल में लिखा हुआ है। उन्होंने मेहनत की है मुसलमानों को मारने के लिए, वो मेहनत में कामयाब है। उन्होंने मिसाइल बनाए, उन्होंने एटम बम बनाया, उन्होंने रॉकेट्स बनाए, पूरी दुनिया में ट्रेड करते हैं। मल्टी नेशनल कंपनी पूरी दुनिया में फैलाई हुई है। वो दिन रात अपने उस काम में मेहनत कर रहे हैं, तो उनको अल्लाह ताला अजर दे रहा है उनका। ये तो अल्लाह ने अपना बात कही हुई है। ये आप पाकिस्तान में काम कर लें, पाकिस्तान से बाहर करें, ये अजर आपको मिलना ही मिलना है। हमारी अभी तक एफर्ट ये है कि हमने अभी तक हाथ फैसला करने हैं, बांधने किधर है। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि आमीन कहनी है या नहीं कहनी, राइट। पाँव कितने खोल के नमाज पढ़नी है, तरावियाँ कितनी होनी चाहिए। इंशाल्लाह जब यहाँ से निकलेंगे तो फिर हम अगली चीज को भी सोचेंगे। सबसे पहला मसला तो, क्योंकि हमारा ईमान है कि हर मुसलमान ने जन्नत में जाना है और हर काफर ने जहन्नम में जाना है, इसलिए हम ये इस एफर्ट को छोड़े हुए बैठे कि हमारा मसला सिर्फ जन्नत का है। फिलहाल जहन्नम बने ही बने, बाकी हमारा ये सारी चीजें अल्लाह ताला हमें माफ करे और अपने इस कॉन्स्टिट्यूशन को, कुरान को समझने की भी हिम्मत अता करे। तो इसलिए सीए के अंदर ये सोचना कि मुश्किल है, ये लफ्ज ना सोचा कर, इसमें मेहनत थोड़ी सी हटके। हमने सेल टैक्स स्टार्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह, और सेल टैक्स के अंदर हमने कहा टाइम, कब डिपार्टमेंट हमसे सेल्स टैक्स मांगता है, हर महीने। हर महीने उसने आपसे कहना कि जी मुझे सेल्स टैक्स दो। कौन सा सेल्स टैक्स जो आपने लोगों से। लेकिन हमने एक और सवाल, उसको कहते हैं आउटपुट टैक्स। क्या कहते हैं? आउटपुट टैक्स। इसके बाद हमने कहा सर हमने जब चीजें खरीदी थी हमने भी तो लोगों को टैक्स दिया हुआ था। उसका नाम क्या था? इनपुट टैक्स। इनपुट से मुराद सुन ले, परचेस, बिजली का बिल, सुई गैस का बिल, राइट, रॉ मटेरियल, पैकिंग मटेरियल, यानी जितनी चीजें मैंने इन की हैं, मैंने खरीदी हैं, यूटिलिटी बिल्स वगैरह, उनके ऊपर मैंने टैक्स दिया हुआ है लोगों को। या वो वापदा है, या वो कुछ लोग हैं, या वो कस्टम वाले हैं। हो सकता है ये रॉ मटेरियल मैंने इंपोर्ट करते हुए कस्टम वालों को दिया हो। तो डिपार्टमेंट कहता है कि भाई इसमें लड़ाई वाली कोई मसला नहीं है, जो आपने मुझे टैक्स देना है ना। टैक्स देना कौन सा है? आउटपुट। कौन सा टैक्स देना है? जो आपने लोगों से लिया हुआ है।
इसमें से वो टैक्स माइनस कर लें जो आपने लोगों को दिया हुआ है, बात खत्म। ये सिंपल सी एक गेम है जिसको हम आउटपुट माइनस इनपुट टैक्स कहते हैं, राइट। सेल्स टैक्स रेट कितना है? 18%। ये हमने बात डिस्कस कर ली। और हमारा जो एग्जाम है उसका ये नॉर्मल क्वेश्चन 6 और 7 होगा, और हमारे एग्जाम में इसकी वेटेज कितनी है? 25%। हमारी किताब का चैप्टर नंबर 23 इसका थ्योरी का है, और वाल्वन 24/5 इसका एक न्यूमेरिकल का भी वो है, राइट। ये अभी तक हमने इसको डिस्कस वो किया था। अगर एग्जाम में हमें ना बताया जाए कि इस अमाउंट में सेल्स टैक्स है या नहीं है, तो आप क्या समझेंगे कि इसमें नहीं है, इसमें सेल्स टैक्स शामिल नहीं है। हाँ, अगर वो कहे इसमें सेल्स टैक्स है तो फिर हम उसको कंसिडर करेंगे। तीसरी ऑप्शन ये हो सकती है कि वो सेल्स टैक्स की फिगर ही हो, तो फिर जाके हम उसको कंसिडर करेंगे, उसके ऊपर कोई प्रोसेस नहीं होगा। हमें हर फिगर में से सेल्स टैक्स चाहिए होता है, हमें हर फिगर में सेल्स टैक्स की अमाउंट चाहिए होती है। ये बात हमने अभी तक डिस्कस की थी। कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बता दें, फिर हम आज किताब को शुरू करें जी। कोई सवाल हो आपका यहाँ तक? इस ओके, चले। एक ऑनलाइन क्वेश्चन है। इनका सवाल है कि इनपुट मीन क्या है? इनपुट डजंट मीन सिर्फ परचेज। नॉर्मली एग्जाम में परचेज ही सबसे बड़ी आइटम होती है, लेकिन इसके साथ अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो बिजली का बिल, सुई गैस का बिल, पैकिंग मटेरियल, इस चीज आपने पैक करके भी तो आगे देनी है ना, वो भी आ जाती है। इसके अलावा मशीनरी आप जो परचेज करते हैं जिसपे चीजें बनाते हैं, उसके ऊपर जो सेल्स टैक्स दिया हुआ है उसको भी इनपुट टैक्स कहते हैं, सही है। लेकिन सेल एक चीज होती है। और फॉर एग्जाम्पल ये बॉटल है, मैंने बना के बेची, तो सेल तो यही होगी ना, बॉटल ही। लेकिन इसको बनाते हुए सोचें क्या क्या हुआ है। पॉली प्रोपिलीन खरीदा होगा जिससे ये पिघल के बनता है, जिससे पिघलाया, वो मशीन, वो बिजली बिजली का बिल, हो सकता है सुई गैस मैंने इस्तेमाल की हो, राइट, उसके ऊपर भी मैंने किया है इसके ऊपर। इसके अलावा हो सकता है मैंने इसको इंपोर्ट किया हो, कोई इसमें रॉ मटेरियल, इसका कलर मैंने इंपोर्ट किया हो, वो भी इसका इनपुट हो गया। तो इसको, इसकी मशीन जिससे मैंने इसको पिघलाया, वो खरीदते हुए मैंने सेल्स टैक्स दिया होगा। तो वो तमाम चीजें जो मैंने इसको बनाने तक जो मेरी इस्तेमाल हुई, वो मेरा क्या कहलाएगी? इनपुट कहलाएगी, सही है। चलो, तो अब चलते हैं अपनी किताब के ऊपर। अच्छा जी, ये आपकी बुक है, चैप्टर नंबर 23, खालिद पेटीवाला की किताब है। इसके अंदर पहले कंटेंट्स गिवन है, विच इज वेरी गुड, कि इस किताब में है क्या क्या। सबसे पहले देखें कि इसमें हिस्ट्री ऑफ सेल्स टैक्स है, ये आपने रीड करनी है। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट इंक्लूडिंग वैट। वैट सिस्टम क्या होता है ये, ठीक है। ये हमारे लिए बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो पॉइंट नंबर 2 है कि सेल्स टैक्स इंक्लूडिंग फर्दर टैक्स, कैपेसिटी टैक्स एंड हुई। इसमें सेल्स टैक्स के रेट्स के ऊपर बेसिकली बात हुई है कि पाकिस्तान में सेल्स टैक्स का जो रेट है वो 18% क्या, इसके अलावा भी है। तो यानी बेसिकली हमारा जो एग्जाम में चीजें शुरू हो रही हैं वो यहाँ से शुरू हो रही हैं। अच्छा, ये वैट जो है ना, ये भी एक टैक्स की किस्म है, लेकिन पाकिस्तान में ये एप्लीकेबल नहीं है, ये बात ध्यान में रखें, राइट। ये पाकिस्तान में एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन एक टैक्स की किस्म है। जो मोड लगा हुआ है पाकिस्तान में वो वैट मोड है। अच्छा, आपको अगर एग्जाम्पल याद हो, मैंने जो लास्ट टाइम की थी मिस्टर डब्बू वाली,
उसमें आप देखें कि ये जो वैट है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसने इसमें वैल्यूडेशन कितनी की थी, 20,000 की। मेरा ख्याल ये पॉइंट में समझा गया था आपको, नहीं समझाया था, चले। मिस्टर डब्बू ने जो पिछले लेक्चर में वैल्यूडेशन की थी, वो थी 20,000 की। यानी इसने 1 लाख की चीजें खरीदी थी और एक 20 की बेच दी थी। और आप देखें कि इसका अगर 18% लें तो वो बनता है 3,600। यानी आप कहें वैल्यू एडिशन और इसको अगर लिखें टैक्स, तो ये क्या बनेगा, वैल्यू एडिशन और इसको बोलेंगे टैक्स, तो ये बन जाएगा वैल्यू एडिशन टैक्स। आप इस सवाल के अंदर अगर आप देखें जो हमने इसको सॉल्व किया था, तो यही वो था, 3,600। ठीक है, जो आज स्टूडेंट इसको पढ़ रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि एक साहब ने 1,20,000 रुपए की चीजें सेल की और उसने उसके ऊपर 18% टैक्स ले लिया, जो कि एफबीआर को देना इसकी जिम्मेदारी थी। इसने जब ये चीजें खरीदी थी तो वो 100,000 की थी और इसने वो टैक्स दिया था 18,000। तो महीने के खत्म होने के बाद डिपार्टमेंट ने कहा कि भाई आपने 21,600 लोगों से लिया है, जिसको हम क्या कहते हैं, आउटपुट टैक्स। जो आपने दिया है वो क्या है, इनपुट टैक्स। वो माइनस कर लें, मेरे पैसे बाकी ऊपर वाले मुझे दे दें। तो ये थर्ड, मैंने इसको डिफेंड किया कि मिस्टर डब्बू ने 20,000 की वैल्यू एडिशन की। यानी एक चीज उसने खरीदी 1 लाख रुपए की, बेच दी 1,20,000 रुपए की। तो वैल्यू एडिशन कितनी की उसने, 20,000। बेसिकली वो इसका 18% ही डिपार्टमेंट को पे कर रहा है। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ समझने के लिए, इसका एग्जाम के साथ टेस्ट होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि ये बेस है। बेस बनेगी तो आप उससे ऊपर चलेंगे। इज इट क्लियर? क्लियर होगी बात? चले, अब हम अपनी रीडिंग पे जाते हैं। तो हमारा जो पहला पॉइंट है वो है 2.2। आपने कर, देखिए मेरा स्टाइल यही होता था कि मैं इन पॉइंट्स को याद कर लेता था कि इस किताब के अंदर हमारे चैप्टर में एक ये चीज डिस्कस हुई, दूसरी ये हुई, और मैं इन कंटेंट्स को पढ़ के ऐसे ही याद करता होता था। यानी मैंने सोचना 2.2 में क्या डिस्कस हुआ, इसमें सेल्स टैक्स रेट था, इसमें फर्दर टैक्स था, इसमें ये था, हाँ ये चीजें थी। फिर आगे इस, यानी रिवीजन के लिए ये कंटेंट्स बहुत जरूरी होते हैं। थ्रू आउट मैं ऐसे करता था। बात समझ आ रही? मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपको भी इसके कंटेंट्स याद होने चाहिए कि जो चीज मैंने पढ़ी है उसके कंटेंट्स क्या है। और ये भी मेरी रूटीन होती थी कि इशा की नमाज पढ़ के आना, जब मैं सोने लगता था तो आज की जो चीजें होती थी मैं उनको रात को रिवाइज करता था। आज इस सब्जेक्ट की मैंने ये चीजें डिस्कस की, इसकी ये चीजें डिस्कस की, फिर मैं सो जाता था। नॉर्मली नींद आ जाती है। एक स्टूडेंट ने मुझे कहा सर कल मैंने चीजें याद करने की कोशिश की, सारी रात नींद नहीं आई मुझे। तो वो मॉडल आपका है कि आपने इसको कैसे लेकर चलना। ठीक है जी। हिस्ट्री ये रीड कर लीजिएगा। हम जो शुरू करेंगे यहां से, जो मैंने आपको बात बताई है कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट फ्रॉम 2.2। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, हमारे एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज मैं आपको क्लियर करूंगा, उसके आगे चलना है। सेल्स टैक्स रेट इज 18%। इसमें तो कोई इशू नहीं है जी। अब सेल्स टैक्स में आप चीजें जिस बंदे को सप्लाई करेंगे तो उससे सवाल पूछेंगे कि भी आप सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हैं। ठीक है जी, हूँ। तो आपने उसको, लेट्स सपोज रजिस्टर्ड पर्सन को 1 लाख रुपए की चीजें सप्लाई की, तो डिपार्टमेंट आपसे लेगा 18%, लेगा 18,000 रुपये दे दे। अच्छा, आप कहते सर मुझे तो उसने टैक्स दिया ही नहीं। डिपार्टमेंट कहता मेरा इसके साथ कोई लेना देना, जी वो मेरे पैसे मार गया है। डिपार्टमेंट कहता है इसका भी मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है। वो जी कल मेरी बीवी मेरे से छीन के चीजें ले गई थी, वो कहता है इसके साथ भी मेरा कोई लेना देना नहीं है। समझ आ गई? सेल्स टैक्स में बैड डेट्स का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। समझ आ गई ना? वो कहता भी आपने पैसे लिए,
नहीं लिए, इनवाइस दी नहीं, मुझे तुमने टैक्स देना है। आप कहते हैं जी मैंने ऐसे शख्स को चीजें बेची जो रजिस्टर्ड नहीं था, डिपार्टमेंट कहता कोई मसला नहीं, आपने क्या करना, मुझे टैक्स देना है, इसमें भी कोई मसला। हाँ, वो कहता है जी जो तुमने अनरजिस्टर्ड को चीजें बेची है ना, एक और मेहरबानी करनी है कि आपने इसके ऊपर मुझे 1 लाख रुपए का 4% मजीद टैक्स भी देना है। आप कहते हैं जी वो क्यों, कहते हैं जी कानून अंधा होता है। मैं भी आपको दिखाता हूँ, आप देखिएगा कानून क्या होता है, अंधा होता है। ये देखें, ये सारे अंधे हैं। तो ये तो वैसे बदतमीजी कर रहे हैं ना, ज्यादातर जो है ना ये अंधे हैं, और हाथ में तलवार भी है, और इनका पलड़ा भी देखें ऊपर नीचे, ये आपने सर क्यों है ये देखें। उसने कह दिया भाई, आपकी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, तो कानून के दोनों पलड़े बराबर होना भी कोई लाजमी नहीं है, समझ आ रही है ना, हो जाए तो बड़ी मेहरबानी, ये देखें। तो इसलिए ये आपका सवाल नहीं बनता कि सर 4% क्यों देना, आगे समझ। एक नई चीज आज हमें मिली कि अगर हम चीजें बेचेंगे अनरजिस्टर्ड को तो कितना टैक्स देंगे, मजीद देंगे। स्टूडेंट कहता सर 22% ले लिया करो। भाई कानून कह रहा है कि 4% अलग कैलकुलेट करना है, तो अलग ही कैलकुलेट करना है, समझ आई ना। अगर कोई शख्स कहता है जा चाय लेके आओ, मीठा अलग लेकर आना, वो कहता है डाल के ना ले आओ, कहता है मैं तुम्हें एक बात कही कि मीठा अलग होना चाहिए। तो ये क्या है, अनरजिस्टर्ड को अगर आप सेल करेंगे तो मीठा कुछ तेज हो जाएगा, ये बात जेब में रखनी है। ठीक है, उसको अलग रखना है। क्लियर। अब हमने ये सवाल उनसे किया कि साहब क्या हर सूरत में हम अनरजिस्टर्ड को सेल करें तो 4% देना ही पड़ेगा। उसने कहा नहीं, हर जगह पर नहीं है, कुछ उसने हमें एग्जेम्पशंस प्रोवाइड कर दी कि हाँ इन इन जगहों पर आपने नहीं देना। ये सवाल पेपर में न्यूमेरिकल में तो आता ही आता है हर दफा तकरीबन, लेकिन थियोरेटिकली इसने बहुत दफा पूछा हुआ है। इफ गुड्स आर सप्लाइड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन अ फर्दर टैक्स इज पेएबल, लिस्ट डाउन इट्स एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस मीन्स कि अगर आप अनरजिस्टर्ड को सप्लाई करेंगे तो आप 4% नहीं देंगे, वो वाली चीजें मुझे बताएं। अगर एग्जाम में कोई एक्सेप्शन गिवन ना हो तो कभी नहीं लेते, सिर्फ ये लिखा हो गुड्स आर सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, आपने 18% भी लेना है और 4% भी नीचे कैलकुलेट अलग से करना है, समझ आ गई। क्लियर। सर ये कैसे पता चलेगा कि ये बंदा अनरजिस्टर्ड है, राइट। क्या उसने टेंड करवाई होगी, उसका कद छोटा होगा, भाई एग्जामिनर लिखेगा ये बात कि गुड्स आर सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, बस पता चल जाएगा, उसके साथ कोई बहस वाली जरूरत नहीं है। अब आगे इसकी एक्सेप्शंस कि किन हालात के अंदर गुड्स अनरजिस्टर्ड को सप्लाई की जाए तो 4% नहीं लगेगा। सप्लाई टू गवर्नमेंट, अच्छा जब फर्दर टैक्स का लफ्ज आपके जहन में आए तो क्या आना चाहिए, आउटपुट आना चाहिए, सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। दोबारा सुनिएगा, जब भी आपके जहन में फर्दर टैक्स आए तो जहन में क्या आना चाहिए, सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, सप्लाई टू। इनपुट के ऊपर आपने फर्दर टैक्स नहीं सोचना खुदा के वास्ते। सब ये मैंने अनरजिस्टर्ड से परचेज की है तो फर्दर टैक्स लगेगा। मैं फिर सवाल करूंगा भी फर्दर टैक्स का ताल्लुक किसके साथ है, आउटपुट के साथ और अनरजिस्टर्ड के साथ। जितना आप चीजों को सही डायरेक्शन में सोचेंगे उतनी आसानी जिंदगी में पैदा होगी। फर्दर टैक्स, सप्लाई अनरजिस्टर्ड, सप्लाई अनरजिस्टर्ड, बस एक चीज। इनपुट के साथ, परचेज के साथ, बिजली के बिल के साथ नहीं सोचना, सही है।
अगर आप गवर्नमेंट को सप्लाई देंगे, सेमी गवर्नमेंट को या स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, SCCP है, तो फिर आपसे डिपार्टमेंट जो है वो 4% मजीद नहीं मांगेगा। मिसाल के तौर के ऊपर आपने सप्लाई दी है टोटल अनरजिस्टर्ड को 1 लाख रुपए की, 18% तो देना ही देना है ना। आपको कहा जाता है कि इसमें 20,000 आपने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को दी है और 80,000 आपने बाकी अनरजिस्टर्ड लोगों को दी है। तो आप इसका 18% लेंगे और इसका 4% लेंगे, क्योंकि आपको बता दिया गया कि इसमें 20,000 रुपए की सप्लाई किसको थी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को थी, उसको निकाल देंगे। उसके ऊपर हमें फर्दर टैक्स इस ओके। सप्लाई ऑफ गुड्स डायरेक्टली टू एंड कंज्यूमर्स इंक्लूडिंग सप्लाईज बाय अ रिटेलर। अगर कोई रिटेलर कोई भी चीज बेचेगा पाकिस्तान में, उसके ऊपर भी फर्दर टैक्स नहीं होगा। एक रिटेलर किसी को कुछ चीजें बेच दे, उसके ऊपर 4%, यानी रिटेलर को पाकिस्तान में फर्दर टैक्स नहीं देना। वो रजिस्टर्ड को बेचे या अनरजिस्टर्ड को बेचे, उसके ऊपर भी ये टैक्स नहीं है। याद रहेगा, पहला है गवर्नमेंट, दूसरा है एंड कंज्यूमर, तीसरा है रिटेलर। नहीं, मैं बेच रहा हूं। देखिए, आप, मैंने अभी कहा, आपने उसको उलट सोचा। मैंने चीजें बेची हैं, टैक्स मैंने देना है। जो चीजें खरीद रहा है उसका इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। आपने ये सोचना है कि मैंने चीजें बेची हैं, आपने अपना सोचना है। डायरेक्शन चेंज करेंगे तो मसला खराब हो जाएगा। ठीक है। एंड कंज्यूमर को अगर आप बेचेंगे, अच्छा, जैसे ही एंड कंज्यूमर आता है ना, तो स्टूडेंट की दुम पे पांव आ जाता है। वो हमेशा एंड कंज्यूमर समझता है, मैं अपने आप को, मैं एंड कंज्यूमर हूं। एक फैक्ट्री वाला बंदा भी एंड कंज्यूमर हो सकता है, एक होलसेलर भी एंड कंज्यूमर हो सकता है, एक डिस्ट्रीब्यूटर भी एंड कंज्यूमर हो सकता है। वो कैसे? भाई, एक डिस्ट्रीब्यूटर है, वो पेन वालों के पास गया कि जी मुझे एयर कंडीशनर दे दें, तो पूछेंगे जी आपने बेचना है? नहीं जी, मैंने ऑफिस में लगाना है। तो वो क्या है? एंड कंज्यूमर। आप भी एंड कंज्यूमर हैं। आप बिस्किट परचेज करते हैं, सारी चीजें परचेज करते हैं, आप भी एंड कंज्यूमर हैं। समझ आ रही है? एंड कंज्यूमर क्लियर हुआ? 3 लोगों को या 4 को क्लियर हुआ, बाकियों को पता लगा एंड कंज्यूमर के? जिसने उस चीज को खुद कंज्यूम करना है, खा नहीं जाना। कंज्यूमर से मुराद के इसी को खाना शुरू कर देना है। कंज्यूम मीन यूज करना है, उसको एंड कंज्यूमर कहते हैं। ओके। थर्ड शेड्यूल की आइटम्स, थर्ड शेड्यूल को रिटेल गुड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रिटेल गुड्स ऑन सेल्स चार्जेबल ऑन रिटेल प्राइस। ये बात भी याद रखना। थर्ड, वो आइटम जो थर्ड शेड्यूल में लिखी हुई है, वो कौन सी आइटम है? कुछ बता रहा हूं, सिर्फ आपने इतना याद रखना है, थर्ड शेड्यूल की। ठीक है, आपने सिर्फ थर्ड शेड्यूल की आइटम याद रखनी है। रिटेल गुड्स, यहां पर भी स्टूडेंट को बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे रिटेल गुड्स आती हैं, तो वो अपने साथ वो दुकानदार वाला जिससे वो जाके सिगरेट लेता है, उसको उसके जेब में आ जाता है हर चीज। ऐसा नहीं है। तो हम पढ़ेंगे कि कौन सी, एग्जांपल देता हूँ, शैम्पू है, सोप है, टूथब्रश है, टी है, आइसक्रीम है। लेकिन घर की आइटम्स भी इसमें आ जाती हैं, मैट्रिक्स आ जाते हैं, वो पेंट आ जाता है घर में जो इस्तेमाल करते हैं, इस तरह की चीजें भी इसमें शामिल हैं। उन आइटम्स को हमने एक दफा याद कर लेना। रट्टा नहीं लगाना, ऐसे याद करेंगे इंशाल्लाह आपको काफी हद तक याद हो जाएंगी। एक शेड्यूल स्पेशल बना दिया गया, उसके अंदर कुछ आइटम लिख दी गई जो टैक्सेबल थी, उसमें डाल दी गई। क्यों डाली गई? एक वजह तो ये है। अब सुने, मैं चाय बेचता हूँ, रजिस्टर्ड को बेचूं अनरजिस्टर्ड को बेचूं, मैंने 4% नहीं देना। मैं सोप बेचता हूँ, रजिस्टर्ड को बेचूं अनरजिस्टर्ड को बेचूं, सेल्स 4%। क्यों? क्योंकि रिटेल गुड्स है, रिटेल गुड्स के ऊपर फर्दर टैक्स नहीं होता। शैम्पू के ऊपर फर्दर टैक्स नहीं होता, टूथब्रश के ऊपर फर्दर टैक्स, होम मैट्रिक्स के ऊपर फर्दर टैक्स नहीं होता। समझ आ गई? यस, समझ आ गई।
फिर आ गया जी लेस्को वाले, आईएसको वाले, कैस्को वाले। अगर ये बिजली सप्लाई करेंगे घरों को या एग्रीकल्चरल कंज्यूमर को, उनसे भी ये फर्दर टैक्स नहीं लेंगे। आप कहेंगे सर आपने तो अभी एक बात सुनाई थी, टिकते नहीं है, आपने कहा था इसका ताल्लुक तो सप्लाई के साथ है। राइट, अब आप जो है वो कंजम्पशन के ऊपर आ गए हैं। भाई लॉ ने कह दिया, कानून अंधा है, जिस तरह मर्जी चल पड़ता है, मैं क्या करूं उसका। आपने सप्लाई को ही सोचना है, आउटपुट को ही सोचना है। आपने तो अंधों की तरह काम नहीं करना ना। तो ये तो नहीं हो सकता ना कि मैं एग्जाम में बैठूं और कहूं, क्योंकि कानून अंधा है, आज कानून का पेपर है, मेरी आंख पे पट्टी बांध दें। सही है। तो वापडा वाले जब आपको, लेस्को वाले बिल भेजेंगे डोमेस्टिक लोगों से, लेकिन अगर एक मैन्युफैक्चरर है उसको बिल भेजेंगे तो उसके अंदर 4% डाल देंगे कि तुम अनरजिस्टर्ड क्यों हो, तुम्हें रजिस्टर्ड होना चाहिए था। इसी तरह एसएनजीपी वाले गैस सप्लाई करेंगे डोमेस्टिक कंज्यूमर को, सीएनजी, ये आपके न्यूमेरिकल में नहीं चीजें आएंगी, लेकिन हमें याद करनी है। न्यूमेरिकल में जो चीजें आएंगी, सबसे ज्यादा जो एग्जाम में आ चुकी हैं वो ये 3 आइटम्स। न्यूमेरिकल के अंदर आपको बताएगा कि वो जो ऊपर चीजें लिखी हैं मैंने अनरजिस्टर्ड को, उसके अंदर इतना टैक्स शामिल है। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ, फिर आपको समझ आएगी, ताकि आपको भी क्लियर हो जाए, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थोड़ा सा मैं आपका टाइम जाया नहीं इंशाल्लाह करूंगा। ये देखिएगा, आप मुझे बताएं कि यहाँ पर इस पूरे के अंदर अनरजिस्टर्ड का किसके साथ ताल्लुक है। फर्दर टैक्स इसमें एक, मैं लिखता हूं 1 2 3 4 5 6, 6 आइटम मुझे एग्जाम में गिवन है। फर्दर टैक्स का इसमें किसके साथ ताल्लुक है, किसके साथ ताल्लुक है, टू के साथ ताल्लुक है, इसके साथ मेरा फर्दर टैक्स का ताल्लुक है। और इसके नीचे देखिएगा क्या लिखा है उसने, सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड कस्टमर इंक्लूड टू एंड कंज्यूमर, गिवन है। चलो एक और सवाल देखते हैं। यहां पर मैं लिखता हूं 1 1 2 3 4 5। बताएं फर्दर टैक्स का किसके साथ ताल्लुक है, 4 के साथ। ये देखेंगे, परचेज नहीं, तो परचेज है, इसका ताल्लुक नहीं है। ये ये 4, supplies of taxable goods to unregistered person comprise of various cosmetic products listed in the third schedule to unregistered, है ना, पता चला। और सवाल, स्क्रीन नहीं शो किया आपने एक तो, दोबारा चलते हैं। ये देखिए, रिकॉर्डिंग में नहीं आई। ये देखिएगा, सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड, ठीक है, और यहाँ पर सप्लाईज टू, ये वाली अनरजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है। ये वाली चीज जो भी हम पढ़ रहे हैं, ताकि आपको हौसला हो जाए कि सर जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स काम नहीं कर रहे। मुझे वैसे इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको बताना था, ठीक हो गया। फिर उसने कहा कि अगर आप सेकंड हैंड वॉन क्लॉथिंग, वॉन आर्टिकल्स बेचेंगे, उसके ऊपर भी हम आपसे फर्दर टैक्स नहीं मांगेंगे। ये कतरन कहते हैं, या इसको ट्रिम होती, जब हम कपड़ा बनाते हैं ना फैक्ट्री में, इंशाल्लाह जब आर्टिकल्स करेंगे तो आप फैक्ट्री में विजिट करेंगे, तो आप देखेंगे कि कुछ पीसीस बच जाते हैं, वो बिकते हैं। तो अगर आप वो बेचेंगे तो उनके ऊपर भी फर्दर टैक्स नहीं है। फिर है जी वो गुड जिनके ऊपर 0% टैक्स है, जीरो रेटिंग, क्या है। अच्छा, ये आपने ऐसे याद रखना है, जीरो, ये ऐसे आपने याद रखना, ये जीरो के नए स्पेलिंग, ठीक है। जीरो थोड़ा सा कट बढ़ के 5 हो गया हुआ, याद रहेगा। जब भी आपके जहन में जीरो आए, जी फ्रॉम, जी मीन्स 0%, आर मीन रिफंड,
एंड रिफंड मीन फिफ्थ शेड्यूल। ये याद रखेगा। देखिएगा, अब चलते हैं जरा सवाल के ऊपर, फिर यू विल एंजॉय इंशाल्लाह। इसने कहा है कि रिक्वायर्ड है इन द लाइट ऑफ दिस रूल्स मेड कंप्यूट द अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स पेएबल। ये कह रहा है कि आउटपुट में से इनपुट माइनस करके मुझे बताओ कितनी अमाउंट आती है। फिर कह रहा है रिफंडेबल। जब ये रिफंडेबल का वर्ड आएगा तो आपके जहन में ये आना चाहिए, फिफ्थ शेड्यूल। जब भी आए ना रिफंडेबल तो क्या सोचना है, ये फिफ्थ शेड्यूल की बात कर रहा है, पांचवें शेड्यूल की बात कर रहा है। रिफंड उसी में से आएगा, रिफंड उसी में से आएगा। ठीक है, इसमें भी देख लेते हैं। अब क्योंकि सर आप बड़े चालाक हैं, तो एक ही क्वेश्चन दिखा दिया है। चले वैरायटी देखते हैं। कंप्यूट द सेल्स टैक्स पेएबल और रिफंडेबल। इसका मतलब आउटपुट माइनस इनपुट, और इसका मतलब फिफ्थ शेड्यूल। ठीक है जी। चलो, दो शेड्यूल मैंने अभी आपको बताए हैं, एक थर्ड, थर्ड, और थर्ड से क्या मुराद है, रिटेल, रिटेल गुड्स। आर से आर बन गया, और जीरो से, एंड ये जी से जीरो बन गया, जी से जीरो और थर्ड से आर, दो शेड्यूल हो गए। इसके साथ सिक्स भी याद कर लें, वो एग्जाम्प्ट है, वो भी इसमें शामिल है, सिक्स और एग्जाम्प्ट। ये देखो दोनों एक्स बराबर हो गए, कितना जबरदस्त है, कितना सोच समझ के उन्होंने शेड्यूल बनाए। जीरो में फिफ्थ, फिफ्थ शेड्यूल जीरो में है, और थर्ड में रिटेल गुड्स हैं, और सिक्स में एग्जाम्प्ट गुड्स है। फोम प्रोडक्ट्स वैसे ये है ही थर्ड शेड्यूल की आइटम। एंड चीनी, वाइट क्रिस्टल शुगर, जेट फ्यूल वगैरह, ये चीजें भी इसमें शामिल हैं। याद रहेगा। चलिए जरा इसकी हम देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं कि क्या होता है। देखिएगा, कहाँ कहाँ फर्दर टैक्स नहीं लगना। नंबर वन, गवर्नमेंट को सप्लाई दे, राइट, और रिटेल गुड्स पे नहीं लगना। बॉर्न क्लॉथिंग, पहले आइटम देख लेना। गवर्नमेंट को सप्लाई देंगे तो नहीं लगना, रिटेल गुड्स पे नहीं लगना, बॉर्न क्लॉथिंग पे नहीं लगना, जेट फ्यूल पे नहीं लगना, फोम मैट्रिसेस वगैरह पे नहीं लगना, इन पे नहीं लगना, और जीरो रेटेड गुड्स पे नहीं लगना, एग्जेम्प्ट गुड्स पे भी नहीं लगना। यानी थर्ड, फिफ्थ एंड सिक्स, 356 पे फर्दर टैक्स नहीं लगना, 356 पे फर्दर टैक्स नहीं लगना। सही हो गया। इसके अलावा वाडा और सुई गैस वाले जब डोमेस्टिक घरों को सप्लाई देंगे वहां भी सेल्स टैक्स है। रिटेलर अगर सप्लाई देगा तो इसको मिलेगा, ना रिटेल गुड्स पे ना रिटेलर पे, और एंड कंज्यूमर, और एंड, सही है। ऐसे आपने याद करना। चले, फर्दर टैक्स, सेल्स टैक्स तो लगना ही लगना, फर्दर टैक्स, फर्दर टैक्स नहीं लगना। अच्छा, अब एक और भी सवाल है कि क्या सेल्स टैक्स तो 18% है, क्या इससे ज्यादा टैक्स भी लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है। ये एक एसआरओ है आपके सामने। एसआरओ हम कहते हैं स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर। कैनन्स ऑफ टैक्सेशन में ये बात मौजूद है कि आपका टैक्स फ्लेक्सिबल होना चाहिए, इलास्टिसिटी भी होनी चाहिए। यानी अगर साल के दौरान अगर आप कोई चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। अब देखिए ये किस दिन इशू हुआ, 8 मार्च 2023 को। हमारा बजट कब आता है, जून में। इसका मतलब ये साल के दौरान इनको कोई खारिश हुई और इन्होंने कुछ आइटम्स के ऊपर क्या लगा दिया, 25%, कुछ आइटम्स के ऊपर सेल्स टैक्स लगा दिया। लेकिन ये शोखे लोगों के ऊपर लगाया है, जिनको बड़ी आदत होती है, ब्रांड कॉन्शियस लोग नहीं होते, ब्रांड कॉन्शियस जो होते हैं, और जी मैं ये ब्रांड इस्तेमाल करता हूँ। वो खातून थी ना, तो उनका, उन्होंने एक डायमंड की अंगूठी
एक परचेस की, तो जिससे भी बात करती थी तो वो कहती थी कि देखें हम वहां पर गए, तो वो पूछता ही नहीं था भी ये क्या है। तो उन्होंने क्या किया, घर की पुरानी चेयर वगैरह उठाई, उसको आग लगा दी। वो धुआं उठा, वो सारे मोहल्ले वाले आ गए, उन्होंने कहा भी क्या मसला हुआ है, आग लग गई है, कुछ बच कोई नुकसान तो नहीं होगा जी, सब कुछ जल गया, ये मेरी हीरे की अंगूठी बची है बस, ये मैंने इतने की ली थी। उन्होंने कहा वैसे ही पूछोगे मेरे से। समझ आइए। तो ब्रांड कॉन्शियस जो लोग हैं उनको डिपार्टमेंट ने क्या किया, अगर कोई शख्स इंपोर्ट करे और पाकिस्तान में इन आइटम्स को सप्लाई करे तो उसको टैक्स लगेगा। राइट। इंपोर्टेड फर्नीचर पे बैठता है, सुबह उठ के इंपोर्टेड शैम्पू से नहाता है, इंपोर्टेड ज्वेलरी पहनता है, ज्वेलरी पहन के इंपोर्टेड जूस पीता है, बच्चों के लिए इंपोर्टेड चॉकलेट्स लेके आता है, खुद इंपोर्टेड सिगरेट पीता है, और इंपोर्टेड टिश्यू इस्तेमाल करके गाड़ी में बैठ के ऑफिस चला जाता है। राइट। समझ आ गई। तो भाई अगर आपको इतना ही शौक है तो आप टैक्स कितना देंगे, 20। इससे क्या मुराद है कि मैं कस्टम वालों को कहता हूं कि साहब ये जूस मैंने इंपोर्ट किया है क्योंकि पाकिस्तान में जूस की कमी हो गई, तो कितना टैक्स लेंगे, 25%। वो जूस मैं जब पाकिस्तान में बेचूंगा तो टैक्स कितना होगा, 25%। यानी इंपोर्ट पे भी, और जब मैं उसको सप्लाई दूंगा तो फिर भी 25%। कस्टमर वाले भी मेरे से 25% लेंगे, जब मैं आगे सेल करूंगा तो मैं भी 25% लोगों से टैक्स लूंगा। समझ आ रही मेरी बात की। एक दफा क्या वाक़या हुआ कि मैं कारफोर गया तो मुझे वहां बनाना का जूस नजर आया, ऑस्ट्रेलिया का था या किसी और मुल्क का था। हालांकि हमारे जो बनाना स्वीटेस्ट माने जाते हैं पूरी दुनिया में, हमारी मिट्टी में खास न्यूट्रिशन है। मुझे क्या प्रॉब्लम हुई, क्या खारिश हुई, मैं वो उठा के ले आया, काफी महंगा था। मैंने कहा यार आज ये भी चेक करते हैं कि कैसा है। एक घूंट पिया, सारा दिन मैंने पता नहीं कितनी चीजें खाई उस टेस्ट को खत्म करने के लिए कि या अल्लाह मेरे से गलती हो गई, सारा फेंका मैंने। तो ये जो है वो खास किस्म की प्रॉब्लम है लोगों में जो वो यूज करते हैं। कितनी चीजें हैं देखिएगा, आपने सोचना है जरा। सुबह उठे, नहाए तो इम्पोर्टेड शैम्पू के साथ, साबुन नहीं, शैम्पू के साथ। उसके बाद आपने फर्नीचर पे आके बैठ गए, कौन सा था, इम्पोर्टेड। ज्वेलरी पहनी, अब तो लड़के भी पहनते हैं, आप कहेंगे जी नहीं ज्वेलरी लड़के भी पहनते हैं। नाश्ता किया, इम्पोर्टेड जूस का। बच्चों को चॉकलेट ला के दिए तो इम्पोर्टेड। राइट। सिगरेट पिया तो नाश्ते के बाद, और गाड़ी थी, टिश्यू भी इस्तेमाल, और फिर इम्पोर्टेड गाड़ी में बैठ के चलेगा। रेट कितना है, 25%। अच्छा जी। एक और भी उन्होंने कुछ आइटम्स के ऊपर लगाया हुआ है कि लोकली मैन्युफैक्चर्ड गुड जो हैं, ये गाड़ियां हैं 1400 सीसी से बड़ी गाड़ी, और डबल कैबिन पिकअप के ऊपर भी है, लेकिन आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये आइटम्स है। राइट। ये आइटम्स हैं जिनके ऊपर लगा हुआ है। फिर हमने सवाल किया कि क्या कुछ आइटम्स के ऊपर कम रेट्स भी हैं। अब ये शेड्यूल काफी हद तक खत्म हो चुका हुआ है, 8th शेड्यूल, रिड्यूस रेट्स कहते हैं। आज हमारी डिस्कशन चल रही है रेट्स के ऊपर, कि सेल्स टैक्स रेट 18% है, 4% जो है वो फर्दर टैक्स है, और 25% कुछ आइटम्स के ऊपर भी है। 8 शेड्यूल काफी पहले बड़ा था, मोटा ताजा था, अब एक्सरसाइज कर करके ये काफी पतला हो चुका है, इसमें बहुत सारी आइटम डिलीट कर दी गई हैं। तो इसमें 8 शेड्यूल का मतलब है कम रेट्स, रिड्यूस रेट्स। क्या है, रिड्यूस रेट्स। असल में जो 8 था ये ऐसे था 8, लेकिन उन्होंने क्या किया, इसको थोड़ा सा ठीक कर दिया, तो ये क्या बन गया, 8 रिड्यूस रेट्स। 8 में क्या है, रिड्यूस रेट्स हैं, इसमें कम। ये ज्यादा से ज्यादा एग्जामिनर आपसे एक आध आइटम को दे दे तो बताएगा जरूर इंशाल्लाह, हमें इसको बहुत ज्यादा खपने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या है, रिड्यू रेट्स। जैसे 1% ऑन लोकली मैन्युफैक्चर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, 12.5% लोकली मैन्युफैक्चर्ड असम्बल्ड कार हैं, 1850 850 तक। ये इसलिए ताकि लोग अपनी गाड़ियों को इस्तेमाल करें, कम टैक्सेस उस पर लगाए हुए। और लोकली में हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है, मेरा ख्याल है शायद पाकिस्तान में नहीं है, तो 8.5% उसके ऊपर है। 12.5% इलेक्ट्रिक व्हीकल, सीबीयू कहते हैं मुकम्मल,
एक होता है बाहर से पार्ट्स को इंपोर्ट करना, एक होता है पूरी गाड़ी को इंपोर्ट करना, ये उसके ऊपर जो है ना वो है। ये ड्रग्स एक्ट के अंदर जो आइटम्स आप जो है वो मैन्युफैक्चर करते हैं या इंपोर्ट करते हैं, ये ड्रग से मुराद चरस हेरोइन नहीं है, ये लाइफ सेविंग ड्रग्स होती हैं। ड्रग एक्ट के अंदर उसके अंदर ये चीज शामिल है। लोकली मैन्युफैक्चर्ड ज्वेलरी, जितना वो गोल्ड महंगा हो गया, उन्होंने अब उसके ऊपर ये 3% लोकली मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स के ऊपर लगा दिया है। देखिए ज्वेलरी बाहर से इंपोर्ट करेंगे तो 25% जेन में रखें, लोकली मैन्युफैक्चर्ड के ऊपर 3% है। 5% है जी इंपोर्ट ऑफ कंप्यूटर्स, लैपटॉप, नोटबुक वगैरह जो है उसके ऊपर 5% है। ये आ गया जी बटा खश्त। ठीक है, ये भी मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ। बटा खश्त किसको कहते हैं? ब्रिक्स। ये आपने कभी ट्रेवल करते हुए आपको ये इस तरह से एक मीनार सा नजर आता है, धुआं निकल रहा होता है, बटा खश्त इसको कहते हैं। ईंटें बनती हैं इसके अंदर, ये इसके नीचे भट्टी चल रही होती है, इसके ऊपर जो है, तो यहाँ पहले टैक्स डिपार्टमेंट वाले जाते थे इनसे टैक्स लेने के लिए। तो ये लोग थोड़े से टेढ़े होते हैं, गांव के लोग होते हैं, तो ये उसको कहते थे कि यार जरा देखो ईंटें चेक करो, देखो भट्टी कैसी चल रही है। वो जब देखता था तो पीछे से तो वो पूछते थे यार वो हमारा बंदा आया था, कहते पता नहीं किधर गया, तो उनको वो भड़का देते थे। काफी बंदे इन्होंने मारे। उसके बाद उन्होंने इनसे छुड़ाई जान। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इनके ऊपर ये वाला काम किया, उन्होंने इनके ऊपर फिक्स टैक्स लगा दिया। उन्होंने कहा तुम ईंटें बेचो 10 लाख, तुम बेचो 5 लाख, हर महीने इतना टैक्स चुप करके जमा करवा दिया करो, तुम्हारा बट्टा बैठ जाए या तुम्हारा, इसको पट्ठा बैठना इसी को कहते हैं पंजाबी में ना, इसको पट्ठा बैठ गया। बारिश होती है तो उसके नीचे वो सारा जब दब के वो गिर जाता है ना, तो उसको बड़ा नुकसान होता है उनका। तो ये था, तो उसके ऊपर उन्होंने फिक्स टैक्स लगा दिया हुआ है। अगर आपको एग्जामिनर पूछे कि क्या कुछ चीजों पर फिक्स टैक्स भी लगा हुआ है, तो आप कह सकते हैं ब्रिक्स के ऊपर लगा हुआ है। देखें केपी के सिंध, केपी के बलूचिस्तान के एरिया और पंजाब के कुछ एरिया मुल्तान वगैरह में हर महीने आपने 7,500 रुपया पर मंथ जमा करवाना ही करवाना, जितनी मर्जी ईंटें हों। बस नहीं, वो ये भी नहीं देते थे, इसको कहते हैं भागते चोर की लंगोटी सही, वो तो ये भी नहीं देते थे। इस तरह पंजाब के जेलम, सरगोदा वगैरह में 10,000 रुपया है। लाहौर, इस्लामाबाद और पिंडी में 12,500 रुपया है। ये याद करने की खास जरूरत नहीं है, बस आप इतना याद कर लें कि फिक्स टैक्स कहाँ पर लगा हुआ है। हाँ जी। इनका सवाल ये है कि ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है, रेट इसलिए होते हैं कि कंस्ट्रक्शन नॉर्मली शहरों में होती है, अगर आप दूर से ईंटें लेकर आएंगे तो उनको किराया ज्यादा पड़ता है ना, ईंट महंगी हो जाती है। लेकिन अगर कोई लाहौर में ही है, यहीं उसने ईंट इधर ही सप्लाई करनी है, उसकी ईंटें ज्यादा बिकती हैं, इसलिए उनसे ज्यादा टैक्स लिया जाता है। उसके बाद आ गया आपका मोबाइल फोन और सिम कार्ड, उसके ऊपर भी उन्होंने फिक्स टैक्स लगा दिया हुआ है। ये 9th शेड्यूल, ये क्या है, 9/11 याद कर लें, 9 मई याद कर लें, इससे आपको याद रहेगा। ये दोनों वाकयात किस वजह से हुए थे, मोबाइल की वजह से। इसलिए आपको पता है जब भी इलेक्शन होते हैं तो हमारे मोबाइल फोन बंद कर दिए जाते हैं। समझ आ गई है? तो ये 9th शेड्यूल है जिसके ऊपर उन्होंने फिक्स टैक्स लगाया हुआ है, बस ये भी आप याद करें। सही हो गया? क्लियर? अब जरा इसको थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं। क्या क्या चीजें पड़ी? 18% टैक्स, 4% टैक्स, 25% टैक्स, राइट, ये टैक्स लगा हुआ है। और इसके बाद फिक्स टैक्स है, और 9/11 है। ठीक है, 9 मई, 9/11 जो है वो मोबाइल और सिम के ऊपर भी फिक्स टैक्स लगा हुआ है। इस ओके, एक चीज आज हमारी ये वाली मुकम्मल हो गई। इसके अलावा अगर आप पूछा जाए जीरो रेटेड, तो आप कहेंगे उसके ऊपर 0% टैक्स है।
जीरो कहाँ लिखा हुआ है? जीरो से क्या मुराद है? रिफंड। और रिफंड से क्या मुराद है? जीरो रेटेड। जीरो रेटेड से क्या मुराद है? फिफ्थ शेड्यूल। ये तीनों चीजें आपने याद रखनी है। रिफंड पूछा जाए तो जीरो रेटेड, जीरो रेटेड पूछा जाए तो फिफ्थ शेड्यूल, फिफ्थ शेड्यूल पूछा जाए तो रिफंड। ये तीनों चीजें एक ही हैं। क्लियर? टैक्स कौन देगा? ठीक है, ये टैक्स किसको देना है? नंबर वन, द पर्सन मेकिंग सप्लाई, जो गुड्स सप्लाई करता है। बस इतनी बात आप याद कर लें। जो गुड्स इंपोर्ट करता है वो टैक्स देगा, या वो जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, मेकिंग सप्लाई, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सिस्टर टैक्स देगी। हमें आदत है ना छोटे लफ्ज इस्तेमाल करने की। माइसिस, यूनी गए थे आपके नहीं गए थे? गोना वाना जो है ना, ये चीजें हमें आदत पड़ गई है कि हम बहुत ज्यादा लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते। तो ये सिस जो है, लोकल सप्लाई, द पर्सन हु मेकिंग सप्लाई, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज, ये टैक्स। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए पाकिस्तान में कौन टैक्स देता है, तो आप इन लोगों को कहेंगे ये टैक्स देते हैं। ये बात ऑब्वियस है कि इसमें से हम वो टैक्स जो हमने दिया वो माइनस करेंगे। वो टैक्स जो हमने दिया वो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ये ऑब्वियस है। कब देंगे? कब टैक्स देंगे? इंपोर्ट के टाइम पे और रिटर्न फाइल करते हुए। जब इंपोर्ट करेंगे तो कस्टम वाले आपसे टैक्स लेंगे। महीना खत्म होगा तो जो आपने लोगों से टैक्स लिया वो जमा करवाएंगे। सही है? फाइन। अच्छा जी, एक चीज इसमें आपकी किताब में एक एग्जाम्पल मौजूद है। ठीक है, एक एग्जाम्पल आपकी किताब में मौजूद है कि सेल्स टैक्स को इनडायरेक्ट टैक्स क्यों कहा जाता है। ये सिर्फ इस फिलॉसफी को समझना है, एग्जाम के लिए आपने इसको सर पे सवार नहीं करना। आपने इसको सर पे सवार नहीं करना। मैं आपके सामने एक्सेल शीट ओपन करता हूं, इसमें सप्लाई चेन बनाता हूं। आपने प्लीज लिखना नहीं है, इसको देखना है तसल्ली के साथ। ये शीट आपके साथ अर्जा शेयर भी कर देगा। हम लिखते हैं, एक इंपोर्टर से शुरू करते हैं। इंपोर्टर, इंपोर्टर ने ये चीजें बेच दी मैन्युफैक्चरर को। मैन्युफैक्चरर ने आगे चीजें बेच दी डिस्ट्रीब्यूटर को। उसने आगे होलसेलर को, सेलर ने रिटेलर को। तहम्मुल का मुजाहरा कीजिएगा, मैं चूंकि एक्सेल पे कैलकुलेशन करूंगा तो उसमें मेरी स्पीड और होगी। आपका दिमाग हो सकता है कि उसके साथ टैली ना कर रहा, उससे परेशान नहीं हो। हम यहाँ इनकी लिखते हैं सेल, और यहाँ लिखते हैं इनकी परचेज या इंपोर्ट। ठीक है, ये हम चीजें लिख लेते हैं। यहाँ पर हम लिख लेंगे आउटपुट टैक्स, और यहाँ हम लिख लेते हैं इनपुट टैक्स। ठीक है, और हमारी सेल्स टैक्स लायबिलिटी जो एफबीआर को जाना है वो क्या जाना है? एफबीआर को कितना जाना है? आउटपुट माइनस इनपुट। ये बात आपने जहन में रखनी है। लिखना नहीं है प्लीज। मैं कहता हूँ लिखना लिखना नहीं है, फिर भी कुछ शहजादे ऐसे होते हैं जो। इंपोर्टर ने इंपोर्ट की एक चीज 1 लाख रुपए की। ठीक है, इंपोर्टर ने एक चीज इंपोर्ट की 1 लाख रुपए की। इससे कौन टैक्स लेगा इंपोर्टर से? कस्टम वाले। ठीक है, कितना? हम अज्यूम वही, हम 18% ही लेते हैं। तो कस्टम डिपार्टमेंट तो टैक्स पेयर नहीं है ना। ये सारे का सारा टैक्स किसको जमा करवा देगा? एफबीआर को। ये किन्होंने करवा दिया?
कस्टम डिपार्टमेंट ने। इंपोर्टर के लिए क्या हो गई, इनपुट। इसने यही चीज मैन्युफैक्चरर को बेच दी 1,20,000 रुपए की। उसे टैक्स कितना लेगा, 18%। सही है। देखें, मैं इसको रेड कलर कर रहा हूं जो इसने देना है डिपार्टमेंट को, इसको मैं ग्रीन कलर कर रहा हूं जो इसका राइट है। देखें, रेड कलर से क्या मुराद है, देना है। ये है लाइबिलिटी इसकी। इसका हक क्या है कि जो इसने दिया हुआ है वो इसमें से लेस कर ले, ये है इसकी जिम्मेदारी। महीने का एंड हो गया, डिपार्टमेंट से कहेगा जनाब मेरे पैसे मुझे दे, कितना है 21,000। वो कहेगा साहब इतना टैक्स मैंने दिया हुआ है, कहता माइनस कर ले, लड़ने वाली कौन सी बात है। तो ये क्या करेगा इंपोर्टर, कि ये 21,600 में से अपना 18,000 रुपये माइनस करेगा और ये डिपार्टमेंट को जमा करवा देगा। ये इंपोर्टर ने जमा करवा दिया, कोई मसला, प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मैं कहूं ये इसकी सेल है तो इसकी क्या होगी, परचेज। अगर इसका आउटपुट है तो इसका क्या होगा, इनपुट। शाबाश। तो क्या हम इसको इसकी परचेज में एज इट इज लिख सकते हैं, ठीक है। ये एग्री हो गए, ये बात समझ आ गई, कोई इशू तो नहीं है। कुछ लोगों को समझ नहीं आ रही, सबको समझ आ गई है, ठीक है। चले, इसने, ये मैन्युफैक्चरर ने इसको मैन्युफैक्चर किया और इसने इसको 150,000 का बेच दिया। इसने डिस्ट्रीब्यूटर से इसके ऊपर भी 18% टैक्स लिया। क्लियर, ये इसका क्या हो गया, जिम्मेदारी हो गई। समझे, ये समझे, एक ही महीने में सारा काम हो गया। तो डिपार्टमेंट इसे कहेगा भाई ये पैसे दो, ये कहेगा साहब इसके ऊपर, खरीद के ऊपर मैं इतने पैसे दे चुका हुआ हूं। कहेगा ठीक है, आपने ये पैसे मुझे देने हैं, इसमें से ये वाले पैसे जो तुमने दिए माइनस करो और बाकी पेमेंट मुझे कर दो। आवाज आपने अपनी बंद की हुई जी। ये किसने दिए, मैन्युफैक्चरर ने दिए, ठीक है। अच्छा जी, अब इसकी क्या हुई सेल, तो इसकी क्या हो गई, परचेज हो गई। शाबाश, ठीक है। इसका इनपुट हो गया, कोई मसला तो नहीं। इसने डिस्ट्रीब्यूटर ने आगे इसको भेज दिया 155,000 का। क्लियर। तो इसने होलसेलर से ये वाला टैक्स ले लिया। इससे भी डिपार्टमेंट ने पूछा कि साहब आपने मेरा टैक्स मुझे वापस करें। इसने कहा जी मैंने ये दिया भी तो हुआ है ना। उसने कहा ये माइनस कर लें, ठीक है। तो इसने वो टैक्स किसने जमा करवा दिया, डिस्ट्रीब्यूटर ने, ठीक है। इसकी क्या हो गई, परचेज। क्लियर, इसका इनपुट हो, यहां तक सबको क्लियर है। होलसेलर ने ये चीज आगे बेच दी 158 की रिटेलर को, ठीक है। और इसने भी रिटेलर से टैक्स लिया, ठीक है। और इसने भी वही किया कि इसने ये पैसे जो दिए थे माइनस किए और इसने ये डिपार्टमेंट को जमा करवा दिए। ये कौन है, होल सेलर, ठीक है जी। अब आ गया रिटेलर। ठीक है, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे, चलो शाबाश। ये उसने मुझे मुझे इसने चीज भेज दी 1,70,000 रुपए की और मेरे से उसने टैक्स लिया ये वाला। अब देखिएगा जरा ध्यान से, मैं हूं कंज्यूमर, मुझे मेरे से कितने पैसे लेगा, 1,70,000 प्लस मैं टोटल इसको जो पेमेंट करूंगा ये वाली पे करूंगा। ये मेरी कॉस्ट है, ये मेरी क्या है, कॉस्ट है, ठीक है। इसी तरह होलसेलर भी वही फार्मूला अडॉप्ट करेगा। ये कहेगा साहब मैंने ये टैक्स दिया, आपको देना है और ये मैं दे चुका हूं, ये माइनस करेगा। आप देखिए एफबीआर को कितना टैक्स चला गया,
ये वही टैक्स है जो मैंने दिया होगा, ये देखिए जरा। तो मैन्युफैक्चरर ने कस्टम डिपार्टमेंट को टैक्स दिया, वो टैक्स इसने इससे रिकवर कर लिया, इसने इससे रिकवर किया, इसने इससे, इसने इससे, और इसने मेरे से। हैप्पी, 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 ये हैप्पी। इसीलिए सेल्स टैक्स को इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है, क्योंकि इसमें हर सप्लाई चेन के अंदर बर्डन शिफ्ट होते 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 कंज्यूमर पे पड़ता है। और कंज्यूमर इस टैक्स को, अब ये बात बड़ी असल चीज ये है, कंज्यूमर इस टैक्स को इनपुट टैक्स नहीं कहता। नॉर्मली वो इसको इनपुट टैक्स नहीं कहता। कल यहीं से बात शुरू करेंगे कि सेल्स टैक्स और इनपुट टैक्स में क्या फर्क है। अब आप प्लीज तशरीफ ले जाए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। जी, जी, कोई सवाल है जी आपका? एनी क्वेश्चन? इट्स ओके। जी, जो काम करवाया है कल याद करके आना है। जो मैंने कहा है इसको लिख के याद करना है। इंशाल्लाह अगर आप ये याद करते रहेंगे, आप देखेंगे कि आपसे 25 नंबर आपकी ग्रिप में आ जाएंगे। वैलिडेशन